आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति प्रथम, जिसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके आज सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंतर्गत जाना कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। अब लोकतंत्र शासन व्यवस्था की जब हम लोगों ने एक परिभाषा तय की तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मनोमस्तिष्क के अंतर्गत आए। उनमें से जैसे शासक कौन होते हैं, इनका चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है और क्या इस प्रक्रिया के द्वारा होता है वह प्रक्रिया लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया होती है और इनका चुनाव कौन कौन लोग करते हैं और क्या केवल उन्हें चुनने का अधिकार ही होता है या चुने जाने का यानी स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार भी प्राप्त होता है और यह अधिकार मिलता है क्या वह सभी लोगों को बराबर रूप से प्राप्त होता है, यानी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होती है क्या, और सरकार जब बन जाती है तो वह किस रूप में कार्य करती है और क्या उस रूप में कार्य करने को वास्तव में लोकतांत्रिक कहेंगे। और लोकतांत्रिक सरकार जब कार्य करने लगती है तो उसके लिए ऐसे कौन से मानदंड होते हैं जो कुछ निर्धारण उसके लिए तय करते हैं या लक्ष्मण रेखाओं का काम करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत लोकतंत्र की परिभाषाओं के इस मंथन का हम लोग विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे, यानी लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देंगी। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी जनता जो अपना शासक चुनती है उसे निर्णय लेने का हक प्राथमिकता से होने चाहिए, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित शासक को ही प्रमुख फैसले लिए जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और जब उनका चुनाव होता है तो वह चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए और उसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार होना चाहिए, यानी सभी के लिए एक वोट एक मोल होना चाहिए और जब सरकार बन जाए तो उसे कार्य करना चाहिए कानून की सीमाओं में, यानी कानून का राज होना चाहिए और नागरिक अधिकारों का आदर या सम्मान होना चाहिए। जब ये विशेषताएं किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत होती है तो वह शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। इन विशेषताओं को हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने चर्चाओं की पुष्टि करेंगे और फिर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इन सब विशेषताओं को समेटे हुए है अथवा नहीं है। पहली विशेषता की चर्चा करते हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा। बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों को एक घटना स्मरण करवाती हूँ। यह घटना है पाकिस्तान से संबंधित। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं का शासन स्थापित कर लिया और अपने आप को पाकिस्तान का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। कुछ समय पश्चात जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके मुख्य रूप से राष्ट्रपति पद को हथिया लिया और अपने पद को वैध करने के लिए मुशर्रफ ने आश्रय लिया जनमत संग्रह का। 2002 में वहाँ के जनता के मध्य जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन वहाँ की मीडिया ने और मानव अधिकार संगठनों ने इस जनमत संग्रह को कोरी धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि बहुत बड़े स्तर पर घोटाले करके यह जनमत संग्रह परवेज मुशर्रफ ने अपने पक्ष में करवाया है। इतना ही नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की घोषणा कर दी, जिसमें अब राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया कि वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दे और भंग कर भी कर दिया गया और चुनाव करवाए गए। चुनाव भी करवाए, लेकिन उन असेंबलीज को यानी राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों को नगण्य या गौण अधिकार प्रदान किए जिनका उपयोग करना न करना बराबर था। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य मंत्रियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण था और उसके अधिकतर सदस्य फौजी अधिकारी यानी आर्मी मैन ही हुआ करते थे। तो देखा जाए तो मुशर्रफ ने संपूर्ण शासन व्यवस्था पर
नियंत्रण स्थापित कर लिया। बच्चों, बाहरी रूप से यदि हम देखें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है। लेकिन क्या वास्तव में वहाँ के प्रमुख फैसले वहाँ के निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा करवाए जा रहे हैं? नहीं करवाए जा रहे। प्रमुख फैसले मुशर्रफ के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं था। वस्तुतः पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार को अलोकतांत्रिक कहने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम मुख्य रूप से एक ही कारण पर चर्चा करेंगे, जो यह बताता है कि प्रमुख फैसले पाकिस्तान के अंतर्गत वहाँ की चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा, वहाँ की चुनी हुई सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे थे। तो पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र कायम था? सोचिए और विचार करिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम था। बच्चों, तस्वीरें अपने आप में कुछ बोलती हैं और ऐसी ही बोलती तस्वीर हमारे सम्मुख है, और ये तस्वीर है इराक में, जब वहाँ के तानाशाह को अपदस्थ करके अमेरिका और विदेशी शक्तियों के नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव संपादित करवाए गए। ये जो डेमोक्रेसी का पिलर है उसे आर्मी मैन लिए खड़े हैं और डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो लार्ज शेप में एम है वह यह दिखा रहा है कि वास्तव में यह डेमोक्रेसी नहीं है, अपितु यह मिलिट्री शासन है, सेना का शासन है, और दिखावटी रूप से यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा है। वास्तविक शक्तियाँ सेना के पास हैं। इसी प्रकार से एक बोलती तस्वीर है लैटिन अमेरिका से संबंधित, जो यह स्थापित कर रही है कि बाहरी ढांचा, बाहरी मुखौटा तो हमें दिखाई देता है लोकतंत्र का, लेकिन वास्तव में शासन का संचालन किया जा रहा है किसके द्वारा? सेना के द्वारा। यानी संपूर्ण शक्तियों का नियंत्रण सेना के पास है, और वह अपने अंतस्थ में केवल लोकतंत्र को छुपाए बैठी है, जो दुनिया को दिखाने के लिए। आप भी ऐसा खोजिए, पढ़िए और पता लगाइए कि किन किन देशों में दिखावटी और वास्तविक लोकतंत्र अपनाया गया है। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने जाना कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में शासकों का चुनाव करना ही वहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता, अपितु वहाँ के चुने हुए शासकों को प्रमुख निर्णय लेने, प्रमुख फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को अभी पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, तो वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं थी। बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला जहाँ कहीं पर संपादित होता है तो वह होती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आपके सामने जो तस्वीर है वह है चीन की संसद की, जिसे कहते हैं क्वांग्यो रेममिन दाइवियाओ दाओई, यानी राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। इस संसद में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति 5 वर्ष से संपादित करवाया जाता है, और पूरे चीन से लगभग 3000 प्रतिनिधियों का चुनाव इस संसद के लिए होता है। बच्चों, इन प्रतिनिधियों का चुनाव में सेना भी कुछ हद तक भाग लेती है, लेकिन जो भी प्रतिनिधि यहाँ चुनकर आते हैं मुख्यतः उनका संबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से होता है। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति तब तक चुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता जब तक कि उसे कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल नहीं हो सकता। 2002 और 2003 के अंतर्गत कुछ छोटे मोटे दलों को चीन ने चुनाव में खड़े होने की इजाज़त तो दी, लेकिन यह उन्हीं लोगों को दी जो इस पार्टी के विचारों से मेल खाते थे या इसका समर्थन करते थे। तो क्या वास्तव में चीन में लोकतंत्र स्थापित था? नहीं था। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। यह जो आपके सामने मैप है वह है मेक्सिको का, जिसको 1930 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1930 से लेकर 2000 तक वहाँ न तो कोई सैनिक शासन स्थापित हुआ और न ही वहाँ पर कोई तानाशाही शासन स्थापित हुआ, लेकिन वहाँ पर जो शासन चल रहा था वह मुख्य रूप से एक पार्टी का चल रहा था, जिसका नाम था PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी के नेतृत्व के अंतर्गत ही वह मेक्सिको की संपूर्ण शासन व्यवस्था का निर्धारण किया जा रहा था। पार्टी ने अपने अधीन संपूर्ण मीडिया को, संपूर्ण सूचना तंत्र को, संपूर्ण प्रसारण को ले रखा था, और प्रत्येक
सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी इस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। उनका मुख्य कार्य इस पार्टी की पैरवी करना होता था और इस पार्टी की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना होता था। पार्टी के द्वारा सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को प्रेशर किया जाता था कि वे स्वयं तो इसके पक्ष में मतदान करें ही, साथ ही अपने बच्चों और माता पिता को भी इसमें मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें और अवश्य मतदान करवाएं। यह पार्टी चुनाव जीतने में कुख्यात थी और किसी भी तरीके से यह अपने आप को विजयी प्राप्त करवा लेती थी। इस पार्टी के खिलाफ जब भी कोई ऐसा न्यायिक निर्णय दिया जाता था तो यह उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देती थी, यानी न्यायपालिका की भी यह पूरी तरह से अवहेलना करती थी। और जब इसे लगता कि यहाँ पर मेरे खिलाफ मतदान होने वाला है तो तुरंत प्रभाव से वहाँ से मतदान बूथ चेंज करवा दिए जाते थे और संपूर्ण मतदान पर स्वयं नियंत्रण स्थापित करवा लिया जाता था। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि मैक्सिको में और चाइना में नियमित चुनाव होते हैं। मैक्सिको में प्रति 6 वर्ष बाद चुनाव होते हैं और चाइना में प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव संपादित होते हैं। तो क्या चुनाव संपादन करवाया जाना ही लोकतंत्र की पहचान है? क्या वास्तव में चुनाव करवाना ही वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर करता है? बच्चों, अंतर करता है जबकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं करवाया जाए। जैसा कि हमने चाइना में भी देखा और मैक्सिको में भी देखा कि वहाँ पर जनता के सामने अनेक विकल्प नहीं थे। मैक्सिको में विकल्प होने के पश्चात भी वहाँ उन विकल्पों का प्रयोग करने की आज़ादी नहीं थी। तो वही शासन व्यवस्था, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो सकती है जहाँ पर जनता के सामने अनेक विकल्प हो और उन विकल्पों को प्राप्त करने की आज़ादी जनता को हो और सत्तासीन व्यक्तियों को अपदस्थ करने की छूट हो, न कि किसी एक पार्टी के अधीन वोट करने को ही हम लोकतंत्र कह सकते हैं। बोलती तस्वीरों में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बोलती तस्वीर। यह तस्वीर संबंधित है सीरिया से, जिसमें बाथ पार्टी का वर्चस्व है और बाथ पार्टी का जो मेंबर है वह लोकतंत्र की देवी से कह रहा है, यानी लोकतंत्र से कह रहा है कि आप ठहरिए, बाहर रहिए, आपको सीरिया में तभी प्रवेश मिल सकता है जब आप बाथ पार्टी की मेंबर बनेगी। तो देखिए, क्या वहाँ पर लोकतंत्र है? वहाँ पर लोकतंत्र को भी पार्टी की मेंबरशिप लेनी पड़ रही है। बच्चों, लोकतंत्र वास्तव में तभी स्थापित हो सकता है जब वहाँ पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला करवाया जाता है, जनता के सामने अनेक विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं और उन विकल्पों को चयन करने की आज़ादी उन्हें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से मताधिकार प्राप्ति का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका उदाहरण लेते हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार 2015 में प्रदान किया गया। इससे पूर्व उन्हें मताधिकार का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। तो क्या वहाँ वास्तव में समान लोकतंत्र था? इसी का एक अन्य उदाहरण है एस्टोनिया। एस्टोनिया में नागरिक नियमों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वहाँ रहने वाले रूसी अल्पसंख्यक समुदाय को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो क्या एस्टोनिया में वास्तविक लोकतंत्र है? इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण ले सकते हैं फिजी का, जहाँ के मूल नागरिकों और भारतीय मूल के नागरिकों के मत के महत्व में अंतर होता है, यानी उनके मत के मोल में अंतर होता है। वहाँ के फिजी नागरिकों के मत का मूल्य अधिक होता है, उनके मत का महत्व कम होता है, और भारतीय मूल के नागरिकों के मत का मूल्य कम होता है। तो क्या वहाँ वास्तव में लोकतंत्र है? नहीं है। आइए हम लोग एक वोट, एक व्यक्ति और एक मोल की बात करते हैं और यह बोलती तस्वीर कुछ ऐसा ही कहती है। ये जो तस्वीर दिखाई गई है वह संबंधित है इराक से, और यह जो व्यक्ति जेल में बैठा दिखाई दे रहा है वह है सद्दाम हुसैन, जो विचार कर रहा है कि वो भी क्या दिन थे जब मैं एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट और यही मुझे पसंद था। यह स्थिति उस समय की है जब सद्दाम हुसैन को तानाशाह से अपदस्थ कर दिया गया था और वहाँ की जनता को लोकतंत्र स्थापित करने
करने के आधार पर मताधिकार प्राप्त हो गया था और वहाँ की जनता खुश हो रही है कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट हमें प्राप्त हुआ, यानी समान मताधिकार हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार का अन्य उदाहरण हमें अनेक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। बोलती तस्वीर कहती है कि थैलीशाही भी लोकतंत्र को प्रभावित करती है। यह तस्वीर है लैटिन अमेरिका के चुनावों से संबंधित, जहां के चुनाव में पैसा यानी थैलीशाही बहुत अधिक प्रभाव रखती है। तो यह तस्वीर कहती है कि खोजो, पता लगाओ, क्या भारत के चुनावों में भी ऐसा होता है क्या? क्या थैलीशाही है या लोकतंत्रशाही है? यानी पैसा, धन लोकतंत्र को किस प्रकार से, किस रूप में प्रभावित करता है, या सभी लोगों के लिए लोकतंत्र समान है? तो बच्चों, हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपने वास्तविक रूप को तभी प्राप्त कर सकती है जब वहाँ सभी व्यक्तियों के लिए समान मताधिकार हो और मताधिकार का प्रयोग करने की आज़ादी हो, तभी वह वास्तव में लोकतंत्र है। बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जो आपके सामने मैप है वह है जिम्बाब्वे का। बच्चों, जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी प्राप्त हुई और 1980 से लेकर 2017 तक वहाँ पर एक प्रमुख पार्टी जानु पीएफ का वर्चस्व रहा और रॉबर्ट मुगाबे, जो आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, 2017 तक लगातार वहाँ के शासन व्यवस्था के प्रमुख केंद्र बने रहे। शासन व्यवस्था लोकप्रियता के आधार पर प्राप्त की गई थी, चुनावी प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त की गई थी और जनता ने अपने व्यस्त मताधिकार का प्रयोग भी किया था। परंतु रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी सरकार के द्वारा इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर लिया कि कानून को अपनी मुट्ठी में ले लिया और जनता के अधिकारों को ध्वस्त कर दिया। यानी सार्वजनिक मीडिया के जो साधन थे, टीवी, रेडियो आदि पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अखबार छपा तो करते थे, लेकिन उन छपे हुए अखबारों में भी केवल जानु पीएफ की बात ही हुआ करती थी या रॉबर्ट मुगाबे के पक्ष की बात ही होती थी। रॉबर्ट मुगाबे खुद भी लोकप्रिय नेता था, लेकिन लोकप्रिय होने का मतलब यह तो नहीं होता कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया जाए और अपने शासन का रूप तानाशाही कन्वर्ट कर दिया जाए। नहीं, शासन व्यवस्था तभी लोकतांत्रिक हो सकती है जहां पर कानून का राज होता है, कानून का वर्चस्व होता है और सभी लोगों को, सभी संसाधनों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। बोलती तस्वीर कुछ बोल रही है। यह चित्र है संबंधित चाइना से, जब चाइना ने प्रमुख वेबसाइट सिस्को, गूगल और याहू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो आर्मी टैंक्स है उनके सामने निर्दोष बालक खड़ा दिखाई दे रहा है। यह याद दिलाता है थियामिन चौक की घटना का, जब लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले निर्दोष हजारों लोगों को चाइना के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। तो बच्चों, लोकतंत्र की उत्पत्ति ही केवल लोकतंत्र की सुदृढ़ता का आधार नहीं होती। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, लोकतंत्र को विकसित करने के लिए कुछ आधार होते हैं, जिनकी हम लोगों ने अभी उनकी विशेषताओं के रूप में चर्चा की। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने यह जाना कि शासन व्यवस्थाएं तभी सही रूप में लोकतांत्रिक हो सकती हैं जब वे कानून का आदर करें, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें। अब इन परिभाषाओं का, इन विशेषताओं का यदि निष्कर्ष निकालें तो हमारे सामने कुछ बिंदु आते हैं। जिस तरह से लोगों के द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था अगर फैसले करती है तो वह वास्तव में क्या होती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। और यह लोकतांत्रिक हो, इसके लिए अन्य आधार यह भी है कि वहाँ की जनता को निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों और अनेक विकल्प प्राप्त हों, जिससे वह सत्तासीन दल को भी, सत्तासीन पदाधिकारी को भी अपदस्थ कर सके। और यह तब हो सकता है जब सार्वभौमिक मताधिकार और सभी विकल्पों के प्राप्ति का सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो। और जब सरकार चुन ली जाती है तो वह चुनी हुई सरकार भी संविधान या निर्धारित कानूनों की सीमा में रहकर ही कार्य करे और नागरिक अधिकारों का सम्मान करे। बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे, कुछ प्रश्न हमारे कौतूहल बस दिमाग में आए थे। वो प्रश्न है, शासक कौन है? यानी शासक कौन है? और इस प्रश्न का समाधान हमें मिल गया है। शासक वह है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और
उसे सरकार के प्रमुख फैसले लेने का हक होता है। किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? यानी वह चुनाव लोकतांत्रिक होता है जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है और जनता के सामने एक से अधिक विकल्प चुनने के अवसर होते हैं। कौन लोक शासकों के चुनाव में भाग लेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी लोगों को उस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है और उसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे जिनके पास में निष्पक्ष चुनाव, शासक को निर्णय लेने की शक्ति और कानून का आधार होता है। और लोकतांत्रिक सरकार के कार्य करने का निर्धारण का आधार होता है स्थापित कानून और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो बच्चों, हम लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर तो खोज लिए, लेकिन फिर भी हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न है, तो क्या लोकतंत्र ही शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा रूप है? क्या इसका कोई और विकल्प नहीं है? और यदि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है तो क्यों? यानी लोकतंत्र ही क्यों? इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में लोकतंत्र का अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।